डेट है आज 8 फरवरी 2021 और आज हम 7 फरवरी और 8 फरवरी के करंट अफेयर दोनों एक साथ देखेंगे। संडे को लेक्चर नहीं होता है क्योंकि संडे को न्यूज़ बहुत कम होती है, तो एक दिन हम उन्हें कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में जो भी न्यूज़ आई होती हैं। अब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में तो आता नहीं है, उन्हें हिंदी में नहीं लिख सकता मैं, तो हम उन्हें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करते हैं समझने की। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बिना आपका काम चलेगा नहीं। अगर यूपीएससी निकालना है तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझते हैं आज के टॉपिक क्या क्या हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम रोज़ की तरह लास्ट में ही करेंगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये न्यूज़ में इसे देखेंगे। परिवार पहचान पत्र स्कीम, ये न्यूज़ में इसे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हैं, ये अभी न्यूज़ में, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसके बारे में देखेंगे। डेनमार्क एक ये कंट्री है जी, कहाँ पे? यूरोप में। उसने फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया वर्ल्ड का, तो इसे देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है ट्रीज़ को काटने की वजह से, तो इसको जजमेंट को देखेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये न्यूज़ में इसे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये क्या है इसे देखेंगे। और राधा सप्तमी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये न्यूज़ में क्यों है इसे देखेंगे। और सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, एक कमीशन बैठाया गया जी, तो इसकी क्या रिपोर्ट है, क्या है कमीशन के बारे में, सारा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, इसको ना परमिशन दे दी है। किसने? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये किसकी परमिशन दी है? ड्रोन की। ड्रोन क्या होता है? एक छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है जी, उसे ड्रोन बोलते हैं। कि ये 100 डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन उड़ा सकते हैं। और ड्रोन से क्या है, राइस और वीट, मतलब गेहूँ और चावल, राइस और वीट के फील्ड में एस्टिमेशन लगा सकते हैं, उनकी यील्ड कितनी होगी क्रॉप की। यील्ड का मतलब है जी प्रोडक्टिविटी, मतलब एक खेत में कितना राइस होगा, कितना चावल होगा, कितना वीट होगा। तो ये पता लगाने के लिए ड्रोन्स का यूज करेगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये परमिशन कौन देता है, ये याद रखना है कि ड्रोन की हमारी कंट्री में रूल्स हैं कि ड्रोन्स अगर किसी को उड़ाना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। किससे? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना, उसी के अंडर ये काम करता है। अब फसल बीमा योजना क्यों न्यूज़ में है, ये तो आपने देख लिया। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। पहले दो स्कीम चला करती थी ऐसी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब जी मिला दिया गया दोनों स्कीमों को, और एक स्कीम बना दी जिसका नाम रखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका टारगेट क्या था? इसका एम था जी, जैसे मान लो आप इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस तो पता है ना आपको, बीमा, बीमा कराते हो। उसके लिए जैसे मान लो आपने कराया लाइफ इंश्योरेंस कराया, मान लो जीवन बीमा, उसमें आपको क्या है, कुछ साल तक आपको प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम का मतलब है जी एक तरह से इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट उसमें यूज करते हैं हम, जैसे कर्ज लेते हैं किसी से, उधार लेते हैं, डेट लेते हैं, उसमें वर्ड यूज किया जाता है इंस्टॉलमेंट। लेकिन इसमें भी किस्त की तरह ही दिया जाता है, लेकिन वर्ड यूज किया जाता है प्रीमियम। तो बात दोनों एक है, लेकिन वर्ड दोनों यूज अलग अलग है उनका, समझे? काम दोनों का एक सही है, नाम अलग अलग है। जैसे दो बंदे होंगे, एक का नाम ए, एक का दो बी, दोनों तैयारी तो यूपीएससी की कर रहे हैं, लेकिन नाम तो अलग अलग है ना। तो वही हिसाब इनका है जी। तो जैसे आपने इंश्योरेंस कराया बीमा, उसके लिए हर साल आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या हर महीने मंथली कुछ पैसे देने पड़ते हैं। उसका सबकी कंडीशन होती है कि हर मंथली देना है या एनुअली देना है, आपको साल में देना है। तो उसी को बोलते हैं जी प्रीमियम, जो हर महीने या साल में कुछ पैसा देते हो आप इंश्योरेंस के लिए। कि आपने मान लो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, और मान लो 10 साल के लिए या 50 साल के लिए कराया, तो आपको कुछ सालों तक एक प्रीमियम देना पड़ेगा पैसा, और आपको 50 साल होने के बाद जितने साल का है उतना पैसा मिल जाएगा आपको। तो यही है जी एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस। इसमें क्या है, इसमें टारगेट था इस फसल बीमा योजना का कि जो प्रीमियम भरते हैं ना फार्मर इंश्योरेंस के लिए, अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराते हैं, फसल का इंश्योरेंस कराते हैं, कि जो प्रीमियम भरते हैं वो कम भरना पड़े फार्मर को। और वो जो प्रीमियम की राशि है वो कौन दे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के दे। इसलिए लॉन्च की गई थी ये स्कीम, समझ आया आप? और इसमें देखो, जैसे
क्रॉप का किसी से भी क्या मान लो ओले पड़ जाएं, हेल स्टॉर्म हो जाए, समझे, या फिर साइक्लोन आ जाए, फ्लड आ जाए, उससे क्रॉप क्या है ख़राब हो जाए किसान की, तो उसका अगर इंश्योरेंस रहेगा, बीमा रहेगा किसान की फसल का, तो उसे क्या है जितने की फसल है उतना गवर्नमेंट दे देगी उसे, या जिस बीमा क्या है बीमा कंपनी है जो जिससे बीमा कराया है, तो वो पूरा पैसा उसे मिल जाएगा। उसकी फसल ख़राब हो गई तो, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो, इसलिए बीमा कराया जाता है जी इंश्योरेंस। ये कौन कौन सी फसल को कवर करेगा, ये सारी ऑल फूड एंड ऑयल सीड्स क्रॉप, सारी जितनी भी फूड क्रॉप हैं और जितनी भी ऑयल सीड्स हैं, जैसे ऑयल सीड्स मतलब मस्टर्ड हो गया, सरसों से तेल बनता है ना जी, तिल हो गया, तिल वाला से तेल बनता है, तो ये सारी क्रॉप इसमें कवर होंगी। ये ऑल फूड और ऑयल सीड, ऑल का याद रखना है। जनरली क्या होता है हम समझते हैं ऑल में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट देता है, बहुत सी बार वो गलत भी होता है और सही भी होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और किस किस लिए और कौन सी क्रॉप कवर है जी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी कवर है जी इसमें, एनुअल कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होती है बताया ना आपको, हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोलते हैं जी, जैसे वेजिटेबल, किसान वेजिटेबल उगाते हैं, मतलब सब्जियां, उन्हें हॉर्टिकल्चर में आती हैं। जैसे फ्रूट हो गया, फल फल जो उगाते हैं जी वो भी हॉर्टिकल्चर में आ गया। और जैसे हो गया जी फ्लावर की खेती करते हैं, मतलब फूल वगैरह उगाते हैं वो भी। और आपके नट्स हो गए जी, नट्स जैसे बादाम, काजू, एलमंड्स, कैशू नट्स, ये उगाते हैं ना, ये भी हॉर्टिकल्चर में आते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका सारे क्रॉप का एस्टिमेशन लगाया जाता है, सर्वे होती है जी, सबका इसका इंश्योरेंस किया जाता है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 मतलब इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये क्या है, कम्प्लीटली और वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब जी अपनी मर्जी से किसान करा सकता है अपनी क्रॉप का बीमा, समझे। 100% वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स फ्रॉम 2020 खरीफ सीजन। जब खरीफ सीजन आया था ना, खरीफ पता है ना आपको, मानसून सीजन आता है जब बारिश स्टार्ट हो जाती है हमारे देश में, जून से लेके सितंबर तक, इसे खरीफ सीजन बोलते हैं। और जो इस सीज़न में ना फसल क्रॉप उगाई जाती हैं, जैसे पैडी हो गया, धान, या फिर तिल हो गया, तो ये सारी खरीफ क्रॉप बोलते हैं इन्हें, खरीफ क्रॉप। अब ये क्या है, सेंट्रल लिमिट टू सेंट्रल सब्सिडी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ना इसमें प्रीमियम में, जैसे मान लो 100 रुपये प्रीमियम भरना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए फार्मर को हर महीने, और उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जी 30% फॉर अनइरिगेटेड एरियाज़ के लिए, मतलब जिस एरियाज़ में सिंचाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, खेत में पानी लगाने के लिए कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं है, उसके लिए 30% देगी। और 25% देगी इरीगेटेड एरियाज़ के लिए, मतलब 100 में से 25 रुपये, जहाँ पे सिंचाई की जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके लिए 25 रुपये देगी, और 30 रुपये 100 में से जहाँ पे सिंचाई के जो भी इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है उनके लिए देगी। अब इसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स दी गई है। कैसे, स्टेट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट ही क्या है आइडेंटिफाई करेगी, समझे, इस योजना के अंदर, और इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट करेगी। और उसमें क्या है, जैसे मान लो कौन कौन से जो संकट हैं, क्लेमिटी हैं, कि क्रॉप के लिए इंश्योरेंस किया जाए। मान लो आपका खेत है जी, खेत में आके जंगली जानवरों ने इसका पूरी फसल को ख़राब कर दिया, जंगली जानवर आ गए जी, तो क्या है, अब ये स्टेट के ऊपर निर्भर है कि आपको इसको भी, मान लो जंगली जानवरों ने आपकी क्रॉप ख़राब की है, तो इसको भी इंश्योरेंस में रखा जाए कवर या नहीं रखा जाए। ये स्टेट और यूटी जो यूनियन टेरिटरी हैं जी वो देखेंगी कि कवर करना है या नहीं देख करना है, समझे। मतलब लोकलाइज जो क्लेमिटी होती हैं, संकट होते हैं, उनको कवर करना है नहीं करना है। या फिर जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, मतलब फसल को कल्टीवेट कर दिया, ली क्रॉप को, मतलब फसल उगा ली, काट ली, उसके बाद मान लो लॉस हो गया, बारिश हो गई, आपकी फसल क्या है खेत में रखी है, आपके पास जगह नहीं है स्टोरेज की, और बारिश हो गई, ख़राब हो गई किसान की फसल, तो इसके लिए भी इंश्योरेंस में कवर करना नहीं, ये स्टेट देखेगा जी, राज्य देखेंगे कवर करना नहीं करना। पेनलाइजिंग पेंडेंसी, पेंडेंसी का पेनलाइज का मतलब हो जाए पनिशमेंट देना, कि अगर मान लो आपने ज़्यादा देर की, पेंडेंसी का मतलब है ज़्यादा देर की प्रीमियम देने में, या फिर क्या है स्टेट्स जो देता है ना सब्सिडी वगैरह फसल को, फसल के लिए किसान को,
तो अगर देर होगी तो पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। देखो, अगर स्टेट डोंट रिलीज देयर शेयर बिफोर 31 मार्च फॉर खरीफ सीजन, अगर स्टेट अपना शेयर जो प्रीमियम का शेयर है ना जी 31 मार्च से लेट करता है, 31 मार्च से लेट करता है खरीफ सीजन के लिए देने के लिए, जो प्रीमियम भरते हैं ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भरेगी किसान की तरफ से, तो वो क्या है फिर स्टेट को क्या है पनिश किया जाएगा, पेनल्टी लगेगी उस पर कि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा खरीफ सीजन। और ये 30 सितंबर की डेट है जी रबी सीजन के लिए। जैसे रबी सीजन की जो क्रॉप होंगी 30 सितंबर तक उसका प्रीमियम स्टेट को देना होगा, और अपना शेयर खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च से पहले देना पड़ेगा। रबी सीजन आप जानते हो विंटर में जो क्रॉप बोई जाती है उन्हें रबी सीजन बोलते हैं। लगभग नॉर्मली नवंबर से लेकर मार्च तक जो क्रॉप होती है उन्हें रबी सीजन में आती है। और रबी सीजन में जैसे वीट हो गया आपका गेहूँ, मस्टर्ड हो गया सरसों, जैसे आपका जौ हो गया बारले, ये क्या है रबी सीजन की क्रॉप है। समझे, खरीफ सीजन की हम जान चुके हैं पहले ही। और इन दोनों के बीच में होता है एक जायद सीजन। जायद सीजन में वो जैसे ककड़ी, तरबूज, वाटरमेलन हो गया, ये खरबूजा, ये सारी क्रॉप होती है ना, ये होती हैं जायद सीजन में, बीच में 1-2 महीने की होती हैं ये। अब इंसेंटिव इन्वेस्टिंग इन आईसी एक्टिविटीज़, ये क्या, इसका क्या मतलब है? आईसीई का मतलब है जी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। मतलब कि जो भी कंपनीज है ना जो इंश्योरेंस कर रही हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको जितना भी पैसा आएगा ना प्रीमियम का, जैसे किसान भरेगा, किसान का कुछ राशि सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, और इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आया। लेकिन हुआ ऐसा कि कोई फसल का क्या है, क्रॉप का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, और इसको क्या है नुकसान नहीं हुआ तो इंश्योरेंस देना ही नहीं पड़ा, सारा पैसा इस कंपनी के पास आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न रखा है, भैया तुम तो फ्री में फ़ायदा ले रहे हो इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको क्या है अपना 0.5% ना इन्फॉर्मेशन में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, एक्टिविटीज़ में खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जी क्रॉप के लिए क्या फार्मर के लिए इन्फॉर्मेशन देनी, फार्मर को एजुकेशन कैसे दी जाए कि क्रॉप कैसे कल्टीवेट की जाए और उनसे कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाया जाए, इसमें 0.5% जितना भी पैसा आएगा 0.5% आपको खर्च करना पड़ेगा इन एक्टिविटीज़ में। तो ये भी मैंडेटरी प्रोविज़न है जी इसमें। अब इसमें इतना ही था जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारी परिवार पहचान पत्र स्कीम। ये स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की है जी, एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड स्कीम है ये। कैसे कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना जी, आधार कार्ड तो होता है इंडिविजुअल लेवल के लिए, एक पर्सन के लिए। मान लो ए पर्सन है, इसका आधार कार्ड है, आपका भी आधार कार्ड होगा। लेकिन जो ये पी होगा ना, ट्रिपल पी होगा, परिवार पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड की तरह ही एक कार्ड होगा जो पूरी फैमिली का होगा। आधार कार्ड में तो सिंगल पर्सन की डिटेल होती है, और इस फैमिली कार्ड होगा जो ये परिवार पहचान पत्र, इसमें पूरी फैमिली की, पूरे परिवार की डिटेल होंगी, समझे। और जैसे आधार कार्ड में नंबर होता है, इसमें भी 8 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक आईडी होगी। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है जी ABCD भी होंगी उसमें, ABCD, और उसमें नंबर भी होंगे 1 2 3 4 5, ऐसे दोनों को मिला के बनाया जाएगा एक 8 डिजिट का, समझे, 8 नंबर का। जैसे आपका आधार कार्ड है, कितने नंबर का आप बताओ, आपने कभी गिने आधार कार्ड का कितना नंबर है? आपका जो नंबर है आधार कार्ड का कितने, टोटल कितना नंबर है, कि डिजिट कितने हैं उसमें, गिनना हो उसे कमेंट सेक्शन में बताना इतने डिजिट है उसमें। तो ये जो फैमिली आईडी कार्ड बनाएगा हरियाणा गवर्नमेंट, इसमें क्या है 8 डिजिट का होगा, और हर फैमिली को दिया जाएगा जो रेजिडेंट ऑफ हरियाणा में जो रहती हैं। जो रेजिडेंट नहीं है ना, नॉट कम्प्लीटेड रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, जो रेजिडेंट नहीं है उनके लिए नहीं होगा ये। दूसरा क्या है जी, इसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट है जी, इसमें 100 सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के जरिए, कि आपको मान लो कोई सर्विस लेनी है गवर्नमेंट की, सिर्फ परिवार पहचान पत्र ही आईडी की तरह यूज कर सकते हो आप। जैसे मान लो आपको रेजिडेंस सर्विस बनवाना है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना, डोमिसाइल, या फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये क्या है, इसे दिखा के आप बनवा सकते हो इस कार्ड को, मतलब एज ए आइडेंटिटी प्रूफ ये काम करेगा। तो इसमें ये था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, पूछने की बहुत संभावना, और कई बार पूछा गया है यूपीएससी ने, पिछले 10 साल में 3-4 बार पूछ लिया होगा। ये व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए जी, आरबीआई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने स्मॉल इन्वेस्टर को क्या है परमिशन दी है, ताकि वो एक्सेस कर सकें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है डिटेल में जानेंगे। आज आपको देखो, अगर समझ में नहीं आता ना बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, गिल्ट सिक्योरिटी क्या होती है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सारा आज देखो क्लियर होगा आपको।
आगे पढ़ेंगे, हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? छोटे जो निवेश, जो मतलब कम पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर को बोलते हैं स्मॉल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर भी बोलते हैं। ये क्या है? ताकि इन्हें कैन डायरेक्टली ओपन देयर गिल्ट अकाउंट विद आरबीआई। इन्हें के लिए क्या है? ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध कराई है आरबीआई ने, ताकि ये मान लो इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, ट्रेड करना है, वो आरबीआई के पास डायरेक्टली गिल्ट अकाउंट खुलवा सकती हैं। आप अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मान लो जी, बॉन्ड है, मतलब एक कागज़ है, कागज़ पे लिखा हुआ है बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये कागज़ ही बॉन्ड है, कागज़ ही ये पेपर है, जो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, बस लिखा हुआ है इस पर। पूरी क्या होती है डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए इतना देख लो कि मान लो कोई रिटेल इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, वो डायरेक्टली अपना आरबीआई में अकाउंट खुलवा सकते हैं, गिल्ट अकाउंट। उसके थ्रू क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकती हैं, खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं। अब करंट प्रपोजल है क्या, मतलब अभी का प्रपोजल देखो जी, इसलिए ये रखा है रिटेल इन्वेस्टर को, इसलिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड किया आरबीआई ने, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है ना, उसमें ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं अपना, जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये पैसा लगाते हैं लगभग 5 करोड़ या उससे ज़्यादा के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो लेते हैं, समझे। इससे क्या है, लिक्विडिटी नहीं होती, कि मतलब जो सेकेंडरी मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि स्मॉलर साइज की वजह से वो खरीद नहीं पाते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। इसलिए क्या है, ये आरबीआई ने स्टेप लिया है कि वो गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं आरबीआई के पास, और जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं डायरेक्टली। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है ये देखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है जी, एक तो पहले ये याद रखना, ये वर्ड, ये ट्रेडेबल है, मतलब आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, और क्या है, ये स्मॉल इन्वेस्टर है जी, आपने खरीदी, मान लो कोई ए पर्सन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, और आप दूसरे बंदे को, बी पर्सन को बेच सकते हो, और बी पर्सन जाके गवर्नमेंट से पैसा ले सकता है, ये इसलिए ट्रेडेबल है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो। पहले अब आप समझो ये सिक्योरिटीज़ वगैरह होती क्या हैं। ये देखो जी, ये राम है और ये है श्याम, मान लो ये दोनों फ्रेंड हैं। राम पैसा लेने गया श्याम से, श्याम ने कहा कि भैया मैं पैसे तो दे दूंगा, ये उधार लेने गया जी, समझे, बोरो करने गया है, बोरो करने गया है राम। श्याम ने कहा मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन एक कागज़ पे लिख के दो आप कि कब पैसा दोगे और कितना इंटरेस्ट दोगे, कितना ब्याज दोगे। तो इस कागज़ पे लिख के दे दिया इसने कि ठीक है भाई साहब, मैं 3 महीने के बाद आपको इतना ब्याज दूंगा, और आपका जो मूलधन है, प्रिंसिपल है जो लिया है मैंने, उसे भी लौटा दूंगा। ठीक है, ये कागज़ एग्रीमेंट हो गया ना इनके बीच में, समझे। ये ही क्या है, ये ही बॉन्ड है, गवर्नमेंट है और ये इन्वेस्टर हैं, समझे, ये इन्वेस्टर हैं। अब ये क्या करेगी, गवर्नमेंट बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस पर लिखा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर इस पर बॉन्ड लिखा है बॉन्ड हो गया, अगर इस पर ट्रेजरी बिल लिखा है ट्रेजरी बिल हो गया, समझे। अगर ये डेटेड सिक्योरिटी लिखा है डेटेड सिक्योरिटी हो गई, इस पर शेयर लिखा है शेयर हो गया। ये ही पेपर है जो एक ही काम है, मतलब जो भी लिखा है वो हो गया, समझे। अब इन्वेस्टर क्या है, ये खरीदेगा इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो गवर्नमेंट को पैसे देगा। मान लो ये 1000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 1000 रुपये गवर्नमेंट के पास आ गए। फ़ायदा तो यही हुआ जी, मान लो जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो रिलीज इशू करती है, पब्लिश करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, तो इन्वेस्टर खरीदते हैं। इन्वेस्टर, ये 1000 रुपये की सिक्योरिटी है, ये पेपर है, ये दे दिया जी, ये लो 1000 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए। अब गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो गया, पैसा मिल गया, पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ, इस इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ जी, इसे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। जब मान लो ये देगा वापस, इसे मान लो 1 साल का है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो क्या है 1 साल के लिए ब्याज देगी गवर्नमेंट इसे। दूसरा, जब ये बेचना चाहे ये बेच सकता है गवर्नमेंट को, ये 1000 रुपये वापस दे देगी, ब्याज भी मिलेगा और 1000 रुपये भी मिलेंगे। गवर्नमेंट का ये फ़ायदा हुआ, इसे पैसे की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट को पैसे मिल गए। इसका फ़ायदा ये इंटरेस्ट भी कमाएगा और मूलधन का एक सिक्योर है, समझे। ये होती हैं सब कुछ। अब ये न्यूज़ में क्या है ये देखते हैं जी। देखो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन होती है। डेट का मतलब है जी कर्ज, ऑब्लिगेशन का मतलब आभार। कैसे, गवर्नमेंट डेट ही तो ले रही है, कर्ज ही तो ले रही है पब्लिक से सिक्योरिटी दे के, उधार ही तो ले रही है, तो गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन हो गया ये
ये याद रखना आपको। और ट्रेडेबल है, ट्रेडेबल वर्ड याद रखना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। एक मान लो ए पर्सन ने खरीदा है तो बी पर्सन को बेच सकता है, बी पर्सन जाके गवर्नमेंट से ले सकता है कि भैया मेरे पास ये कागज़ है जो आपने दिया था, मुझे 1000 रुपये दीजिए, समझे, ट्रेडेबल है। दूसरा क्या है जी, ये सच सिक्योरिटी कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, छोटी अवधि के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म है जी जब 1 साल से कम की है, मान लो 1 साल से कम की सिक्योरिटी दी है तो उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और ट्रेजरी बिल नाम दिया गया है जी उसका, ये याद रखना है, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं जब शॉर्ट टर्म का 1 साल से कम का है। जब 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का है तो उसे गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं या डेटेड सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी, ये याद रखना पीरियड आपको। 1 साल से कम का तो ट्रेजरी बिल, 1 साल या उससे ज़्यादा का है तो गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी। अब सेंट्रल बैंक है वो तो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी दोनों यूज कर सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इश्यू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली इश्यू बॉन्ड्स, मतलब ट्रेजरी बिल है जो शॉर्ट टर्म का है उसे इश्यू नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना आपको। बॉन्ड इशू कर सकती है जो 1 साल या उससे ज़्यादा के होते हैं, और या डेटेड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं उन्हें। और बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसे कहा जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। वो है बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसका नाम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होता है। ये याद रखना, आपको बार बार बता रहा हूँ, ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, जो शॉर्ट टर्म का होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। अब क्योंकि ये जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट इशू करती है इन सिक्योरिटीज़ को, बॉन्डेड सिक्योरिटी हो गई आपकी, ट्रेजरी बिल हो गए, तो इनका कोई रिस्क नहीं होता। इसलिए रिस्क नहीं होता ना कि मतलब आपको रिस्क नहीं, सिक्योर है आपकी, जो आपने जितने रुपए का खरीदा आपकी जितनी भी इनकम है वो सिक्योर है, मिलनी है आपको, इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो इसलिए सिक्योर है। इसलिए इसे गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट या गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ या गिल्ट एज बॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि रिस्क फ्री होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो एफपीआई होती हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो भी क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये याद रखना है, क्योंकि आपको एफडीआई एफपीआई पढ़ा होगा ना अपने इकोनॉमी में। तो क्या है, जो एफपीआई होती हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, लेकिन उन पर लिमिट होती है, क्वान्टिटेटिव लिमिट, कि कितने लिमिट तक वो खरीद सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है मार्केट में, वो कौन कौन से फैक्टर हैं इसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइस। वो ये फैक्टर हैं जी जिन पे अफेक्ट करता है ये प्राइस। पहला है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ अगर कम है तो और डिमांड ज़्यादा है, समझे, सिक्योरिटीज़ कम है और डिमांड ज़्यादा है तो क्या है, प्राइस बढ़ जाएगा। और डिमांड कम है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या है, प्राइस घट जाएगा। ये तो आप सोच सकते हो, कॉमन सेंस है। तो डिमांड सप्लाई पे ये करता है डिपेंड। दूसरा, इंटरेस्ट रेट क्या है इकोनॉमी में, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई मार्केट में कितनी है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इन अदर मार्केट, जैसे मनी फॉरेन एक्सचेंज हो गया, क्रेडिट हो गया, कैपिटल मार्केट, इनमें क्या डेवलपमेंट है, विकास है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, जैसे यूएस ट्रेजरी बिल हो गए, उन पर भी डिपेंड करता है जी। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई की पॉलिसी एक्शन, इन पर भी डिपेंड करता है। मान लो आरबीआई ने रेपो रेट क्या रखी हुई है, रेपो रेट क्या होती है जी, जो आरबीआई बैंक जो होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, इनको जिन रेट पे, जिस दर पे, ब्याज की दर पे उधार देती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या है, कैश रिजर्व रेशो जी, जो आरबीआई में एक बैंक है जी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कुछ पैसा आरबीआई में रखना पड़ता है कैश की तरह, आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंक को, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्यों रखना पड़ता है, ताकि मान लो बैंक फेलियर हो जाए, डूब जाए, तो जो पैसा हमने रख रखा है मान लो पब्लिक ने बैंक में, तो इस पैसे से जो आरबीआई के पास पैसा रखा है उसमें से पब्लिक को दिया जा सके, सिक्योरिटी, एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है जी, आरबीआई बॉन्ड वगैरह को सेल परचेज करती है, मतलब खरीदती बेचती है मार्केट में, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आरबीआई डिसाइड करती है इनके रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। तो इन पे भी बॉन्ड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनका रेट इस पर भी डिपेंड करता है। इसमें इतना ही था जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, डेनमार्क टू क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड नॉर्थ सी, इन नॉर्थ सी। ये क्या है जी, डेनमार्क कंट्री आपको पता है ना, यूरोप में जहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इधर यूके, इधर साइड में डेनमार्क है जी, नॉर्थ सी है जी एक यहाँ पे, नॉर्थ समुद्र, तो उसके पास है जी ये डेनमार्क। अब डेनमार्क की लोकेशन हमें पता चल गई। ये पूरे विश्व का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड का ये डेवलप कर रहा है,
मतलब आर्टिफिशियल बना रहा है। आर्टिफिशियल का मतलब है जी आइलैंड, आपको पता है ना आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे आइलैंड बोलते हैं। अब एक तो नेचुरल होता है जी, नेचुरल जैसे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, नेचुरल है, अपने आप बना हुआ है। और एक होएगा जी आर्टिफिशियल, मान लो आपने ओशियंस में कहीं यहाँ पे कम गहराई है, यहाँ पे मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल के ये 4-5 मीटर ओशियन से अबव कर दिया, ये बन गया जी आइलैंड। आर्टिफिशियल मतलब आदमी ने खुद बनाया है, आर्टिफिशियल हो गया। तो ऐसा आइलैंड बनाया है जी डेनमार्क, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड होगा। एनर्जी आइलैंड क्यों जी? यहाँ पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, मतलब हवा से बिजली पैदा की जाएगी, विंड टरबाइन लगाए जाएंगे, तो इसका नाम है, इसलिए फर्स्ट एनर्जी आइलैंड पूरे वर्ल्ड का डेनमार्क ने बनाया। ये आपको याद रखना है। सारी डिटेल तो हमने पढ़ी ली, यही लिखा जी इसमें। देखो जी, नॉर्थ सी में वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा जो डेनमार्क डेवलप कर रहा है। ये क्या आर्टिफिशियल आइलैंड होगा, जिसका साइज़ कितना होगा? जितना फुटबॉल का ग्राउंड होता है, जानिए फुटबॉल है उसका फील्ड होता है, ग्राउंड होता है, अगर 18 फुटबॉल ग्राउंड मिला दिए जाएँ, इतना साइज़ होगा इसका। दूसरा क्या है जी, नेक्स्ट क्या है इसमें? इसमें जो विंड टरबाइन लगाए जाएंगे जी, हंड्रेड्स ऑफ ऑफशोर विंड टरबाइन, जो क्या पावर सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे, जो हाउस होल्ड में यूज़ हो सकती है, इंडस्ट्री वगैरह में, घरों में यूज़ हो सकती है, फैक्ट्रियों में यूज़ हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकती है। ये आइलैंड क्या है? ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। विंड से जो एनर्जी होती है जो, उससे तो ग्रीन एनर्जी बोलते हैं ना हमें, रिन्यूएबल एनर्जी है ग्रीन एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा। तो इलेक्ट्रिसिटी नीड है कम से कम 10 लाख घरों तक ये बिजली पहुंचा सकता है यहाँ से, 1 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड तक। मिलियन में 10 लाख होते हैं, 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड को मतलब 30 लाख, समझे? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है जी, देखो यूरोपियन यूनियन में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो घरों तक रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचेगी, और ये ऑफशोर विंड एनर्जी होगी। ऑफशोर का मतलब आप समझते हो? ऑफशोर क्या है? ये मेनलैंड है ना, जो डेनमार्क की ये मेन कंट्री हो गया, और ये थोड़ा मेनलैंड से दूर है ओशियंस में आइलैंड, तो ये ऑफशोर हो गया। ऑफशोर ऑनशोर विंड के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मान लो ऑफशोर विंड है जी जो कॉन्टिनेंट एरिया से फ्लो कर रही है विंड, और ऑनशोर जो ओशन से विंड आ रही है, ऑनशोर विंड। लेकिन ये यहाँ पे ऑफशोर वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि डेनमार्क की जो मेन लैंड है उससे दूर बन रहा है आइलैंड ओशंस में, इसलिए ऑफशोर विंड एनर्जी। तो इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना 300 फेल्ड ट्रीज विल कॉस्ट ₹2.2 बिलियन इन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। ये क्या जी? सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक एक्सपर्ट कमेटी को नोटिस भेजा है, जो क्या है, वेस्ट बंगाल में रेलवे के लिए 5 ब्रिज बना रहे हैं, 5 ब्रिज बनाए जा रहे हैं जी रेलवे के लिए। उनकी कॉस्ट कहा है कि इनकी कॉस्ट लगभग 2.2 बिलियन, लगभग 223 करोड़ 50 लाख के लगभग इनकी कॉस्ट पड़ेगी। कैसे? ये इसलिए जी, जो 300 ट्री काटे जा रहे हैं, 300 जो पेड़ हैं, 300 ट्रीज, 300 पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी कीमत बनाई है। जो ये 300 पेड़ है ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनकी कीमत होगी 2.2 बिलियन रुपीज़। कैसे ये फिगर आउट किए? ये फिगर आउट ऐसे किए जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनकी 100 ईयर्स की, क्योंकि कम से कम 100 साल जिएंगे ये पेड़, और इनकी 100 साल की जो भी नेचुरल लाइफ टाइम है ना इनका, उनकी कीमत 2.2 बिलियन के बराबर होगी। कैसे? ये जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, ये काउंट किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं जी, फल वगैरह, फ्रूट वगैरह, बायो फर्टिलाइज़र जो खाद वगैरह बनता है, कंपोस्ट बनता है, तो इनकी वैल्यू काउंट की है 100 ईयर्स के लिए। ये होगा 2.2 बिलियन 300 ट्रीज़ के लिए, 300 ट्रीज़ के लिए। और एक ट्री की अगर वैल्यू काउंट की जाए तो ये क्या है, 74 इंडिविजुअल ट्री पार्ट विद फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट, जो हमें फ्री में प्रोडक्ट देते हैं, उसकी एक साल में कम से कम 74,500 74,500 की कीमत के फल हमें दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ट्री प्रोवाइड कर देता है इतने रुपए इसकी कोर्ट ने। तो इसलिए कोर्ट ने क्या कहा है, जैसे मान लो जी पेड़ क्या है, ट्री आपको भी पता है, ऑक्सीजन देता है, फ्रूट भी देता है, छाया भी देता है, शैडो भी देता है, वो सारा काउंट करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ट्री काटने से पहले आप पूरा अनुमान लगाओ, पूरा एस्टिमेट करो, एस्टिमेशन, कि ये बिना ट्री काटे हुए कोई और रूट भी हो सकता है या नहीं। तो यही सजेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्री काटने से पहले, हाईवे प्रोजेक्ट, रोड वगैरह बनाने से पहले ये करो कि वाटरवेज या अदर रेलवे प्रोजेक्ट, उनके लिए कोई
अल्टरनेटिव हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए या नहीं। वाटरवेज का मतलब है जी पानी, या जैसे मान लो रिवर फ्लो कर रही है या लेक है, उसमें से मान लो बना दिया जाए आप शिप से, नाव से, बोट से जा सको, तो वो विकल्प अल्टरनेटिव देख सकें बिना ट्री काटे, बिना जो पेड़ वगैरह काटे हुए। तो ये कहा है कि कोई, जिससे क्या है, मान लो आप ट्री, अगर कोई ऑप्शन है नहीं, तो कहा है कि अगर ऑप्शन नहीं है कि ट्री काटने पड़ेंगे, तो उससे के बजाय आप कहीं दूसरी जगह प्रोडक्ट या तो प्रोजेक्ट को देखो किसी दूसरी जगह लगाया जाए, या फिर अगर वहीं पे लगाना तो ट्री वगैरह डेवलप की जाए किसी और जगह, तो तब आप वो प्रोजेक्ट अपना शुरू करो। तो ये सजेशन दिए हैं। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये क्या है, ये न्यूज़ में थी अभी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समझते हो आप? एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है जी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसे मिलके पैसा देती है, पैसा लगाती है, और इम्प्लीमेंट भी दोनों करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करती है, मतलब लागू करती है स्कीम को। तो ये प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना है, जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मोटो क्या है? मोटो जी हर खेत को पानी। हर खेत को पानी मतलब है वाटर टू ऑल फील्ड। वाटर टू ऑल फील्ड, हर खेत को पानी। और इसका एक लोगो और चलता है जी, ये तो लोगो हो गया एक। इसमें इसके अंदर ही एक स्कीम लॉन्च की है कृषि सिंचाई योजना के अंदर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब जो पानी की ड्रॉप है, हर बूंद मतलब क्रॉप के लिए अच्छे से यूज हो। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है सिंचाई योजना के? टू एक्सपेंड कल्टिवेटेड एरिया विद अश्योर्ड इरिगेशन, मतलब कि इरिगेशन जो सिंचाई है हर खेत तक पहुंचाई जा सके, ये इसका यूज है। और रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, जो पानी का वेस्टेज होता है ना जी, उसको रिड्यूस करना है, घटाना है, ताकि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, इम्प्रूव की जा सके, मतलब वाटर को अच्छे से यूज किया जा सके, यूटिलाइज की जा सके। सेकंड क्या है? टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव इरिगेशन बाई हार्नेसिंग रेन वाटर एट मैक्रो लेवल। क्या जी, जो रेन वाटर होता है ना, बरसात का पानी, उसे क्या है हार्वेस्ट किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके खेत में ही, और वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, खेत में पानी लगाने के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट है जी इसका टू इनहेंस रिचार्ज ऑफ एक्वीफर, मतलब जो एक्वीफर होते हैं ये ग्राउंड रिचार्ज, ग्राउंड वाटर होता है ना, उसका रिचार्ज किया जा सके ताकि ग्राउंड लेवल को इंक्रीज किया जा सके। ये इसके टारगेट हैं। अब इसमें जी देखो माइक्रो लेवल पे इरिगेशन यूज हो, एक तो ये जी है इसका टारगेट। माइक्रो लेवल पे इरिगेशन क्या होती है जी? माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखे होंगे, जैसे ये पाइप है और यहाँ पे फाउंटेन लगे होते हैं पाइप में, खेत में बिछा देते हैं फील्ड में पाइप, और यहाँ फाउंटेन लगे होते हैं, फुहारे से लगे होते हैं जी। ये क्या है, खेत में पानी लगाते हैं, मतलब सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, जिससे क्या है पानी कम खर्च होता है, वेस्ट कम होता है जी उसका। एक होता है जी, जैसे ये फील्ड है, फील्ड में पानी चला दिया, छोड़ दिया यहाँ पे, या पाइप लगा छोड़ दिया, इसे बोलते हैं फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। लेकिन ये पाइपों से की जाती है, इसे बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, पाइप में फुहारे लगे हुए हैं। एक होती है जी माइक्रो इरिगेशन का ही पार्ट है वो ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है, ये जैसे पेड़ है, खेत में पेड़ लगे हुए हैं जी, इनकी जड़ों में ही पानी दिया जाता है। इसमें स्प्रिंकलर में तो क्या है, फुहारे से दिया जाता है, फाउंटेन से पाइप लगा देते हैं, फुहारे वो पूरे खेत में सिंचाई करते रहते हैं। लेकिन जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें सिर्फ जड़ों में ही दिया जाता है पानी, समझ गए? तो ये है जी माइक्रो इरिगेशन। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है जी। ये क्या है? ये जी स्टार्टअप का मतलब होता है जो कंपनी अभी स्टार्ट करना चाहता है उसे स्टार्टअप बोलते हैं, समझे? जैसे अभी कंपनी स्टार्ट हुई है, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया सीड फंड स्कीम चलाई है, जिसमें एक फंड क्रिएट किया जाएगा ताकि जो स्टार्टअप मान लो कंपनी शुरू करना चाहता है या अभी कंपनी शुरू हुई है, उनको प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके हमारी कंट्री में। तो ये 1 अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी जी, इफेक्ट में आ जाएगी। इसमें क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, यही पैसा दिया जाएगा जी स्टार्टअप के लिए, ताकि वो डेवलपमेंट हो सके उनका। और इसके लिए 945 करोड़ रुपए दी जाएंगे इस फंड के लिए अगले 4 साल के लिए। कब से? ये 2021 से 2022 से स्टार्ट होगी और अगले नेक्स्ट 4 ईयर तक, नेक्स्ट 4 ईयर तक इम्प्लीमेंट होगी। लगभग 3600 स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो यही था इसमें।
चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी रथ सप्तमी। रथ आपको पता है चैरियट को बोलते हैं, सप्तमी मतलब सेवंथ, आपको पता होगा सप्तमी के बारे में। ये रथ सप्तमी एक फेस्टिवल है जी, त्यौहार है जो 19 फरवरी को मनाया जाएगा 2021 में। ये एनुअल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है। हिंदू फेस्टिवल है जी, हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। किसके लिए? सन गॉड के लिए, सूर्य देव के लिए मनाया जाता है ये, कि माना जाता है इस दिन सूर्य देव की बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ जन्म होता है। ये 2 वर्डों से बना हुआ जी, रथ और सप्तमी। रथ का मतलब है जी चैरियट बना दिया, रथ, रथ तो आप जानते होंगे, और सप्तमी मतलब सेवंथ, इसका मतलब है। जब आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है जी तिरुमाला, तिरुमाला जगह है जी वहाँ पे। इस दिन क्या होता है, एक दिन का ब्रह्मोत्सवम मनाया जाता है इसी में, रथ सप्तमी में जब मनाई जाती है। इसे सूर्य जयंती भी बोला जाता है, क्योंकि सूरज देव का इस दिन बर्थ हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसे मग सप्तमी भी बोलते हैं, माघ सप्तमी। माघ सप्तमी क्यों? माघ सप्तमी इसलिए जी क्योंकि जी हिंदू कैलेंडर ना, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब माघ महीना आता है ना, माघ मंथ, उसमें उसके हिसाब से ये 7वें डे पे पड़ती है, इसलिए इसे सप्तमी बोला जाता है, समझ गए। और माघ महीने में आती है माघ सप्तमी, इसलिए बोलते हैं। तो हिंदू मंथ माघ जो आता है उसके हिसाब से 7वें डे को आता है ये माघ के महीने में, तो इसलिए सप्तमी है। तो इसके बारे में इतना ही था। और एक चीज़ और है, जब रथ सप्तमी मनाई जाती है, मतलब इसका ये है कि चेंज ऑफ सीजन है, कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है, मतलब वसंत ऋतु आने वाली है जी, वसंत ऋतु। इसमें जैसे अभी विंटर चल रही है, विंटर के बाद स्प्रिंग आने वाला सीजन, जो हार्वेस्टिंग सीजन है ना, फसल का कटने का समय स्टार्ट होने वाला है, इसका इंडिकेशन ये है जी। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। एक कमीशन बैठाया जी गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है रोहिणी कमीशन, ताकि ओबीसी जो कैटेगरीज हैं उनका सब कैटेगराइजेशन किया जा सके, मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके में भी अदर कैटेगराइज करनी है, कि ज़्यादा गरीब कौन है, उससे कम गरीब कौन है, फिर ज़्यादा मतलब उनमें रिच कौन है, ऐसी कैटेगरी बनानी है। सारी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे। एक एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, एक मोर बैकवर्ड क्लास और एक बैकवर्ड क्लास, इन कैटेगराइजेशन में मतलब पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। तो ये कैटेगरी बनाने के लिए रोहिणी कमीशन बनाया है। अब इस ये रिपोर्ट की जो डेट ही थी, इसे रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है कि 31 जुलाई तक 2021 में आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो, इसके लिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। ये कमीशन 2000 अक्टूबर 2017 में ये बनाया गया था, कंस्टिट्यूट करा गया था अक्टूबर 2017 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 है ना, उसके अंतर्गत ये कमीशन बैठाया गया था। उस टाइम पे इसे 12 मंथ्स दिए गए थे, 12 वीक सॉरी, मतलब 12 हफ्ते दिए गए थे कि 12 वीक में इसे रिपोर्ट सबमिट करनी है, इस लिहाज से। और आर्टिकल 340 केस से डील करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। आज कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अब इनका क्या ही कर सकते हैं। आर्टिकल 340 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, 340 में ये दिया हुआ है कि जो बैकवर्ड क्लास हैं उनकी कंडीशन कैसी है, इसके इन्वेस्टिगेशन पता लगाने के लिए कमीशन बैठाया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना किससे रिलेटेड है। तो इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ी जी, कि सब कैटेगराइजेशन ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करना है। इसकी क्या नीड, ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए है जी ताकि इंश्योरिंग इक्वलिटी, ताकि समानता इंश्योर की जा सके। जैसे ओबीसी कैटेगरी है जी, आपको पता है 27% क्या है रिजर्वेशन मिलती है एजुकेशन में भी और जॉब में भी ओबीसी को। तो इससे क्या है, इसमें कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जी, ओबीसी में कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा इन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया और बहुत ही अभी रिच हैं और एजुकेशन भी पूरे अच्छी है इनमें। तो इसको कैटेगराइज करना कि जो ऑलरेडी जिनको फ़ायदा ले चुके हैं उनको सिर्फ बैकवर्ड क्लास में रखा जाए, और जिन्हें अभी फ़ायदा नहीं मिला है उन्हें मोर बैकवर्ड क्लास में रखा जाए, समझे। और जिन्हें बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल ही गरीब हैं ओबीसी में बेचारे, उन्हें ना गवर्नमेंट जॉब है, ना पढ़ाई है, ना कुछ एजुकेशन है उनकी कास्ट में, उनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में रखा जाए, मतलब अति पिछड़ा वर्ग, समझे। तो इसलिए तो यही है जी इसका, देखो इट हैड बीन कंस्टिट्यूटेड टू कंप्लीट द टास्क ऑफ सब कैटेगरीज ऑफ 500 ओल्ड कास्ट इन सेंट्रल ओबीसी, मतलब 5000 लगभग कास्ट हैं जी ओबीसी में, उनका कैटेगराइजेशन करना है। अभी क्या है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन जॉब और एजुकेशन में मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर,
और सब कैटेगराइजेशन का मतलब है जी, क्योंकि 2600 जो कैटेगरी हैं क्लास कास्ट हैं जी ओबीसी में, वो इसका फ़ायदा ले रही हैं अभी मेजरली 27% रिजर्वेशन का, और बाकी की जो जातियां हैं इसमें कास्ट हैं वो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन किया जाता है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सबको समान अधिकार मिल सके, कि उनको भी एजुकेशनल और जॉब में फ़ायदा मिल सके, बाकी की कास्ट को भी। ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? ये 2015 में 2015 में एनसीबीसी ने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी। एनसीबीसी क्या है? ये जी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन है, जो क्या है ओबीसी के फ़ायदे के लिए, मतलब सब कैटेगराइजेशन के लिए इसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी कि इसे कैटेगरी में बांटा जाए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, 3 कैटेगरी बनाई जाए ओबीसी के अंदर, ताकि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उन्हें रिजर्वेशन ज़्यादा दिया जाए। अब इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है जी, जो मोस्टली डोमिनेंट क्लास है ओबीसी में, जो ज़्यादा रिच हैं, एजुकेटेड हैं, और जॉब भी गवर्नमेंट जॉब है जी, कोई लीडर भी हैं, नेता भी हैं, तो जो अच्छी कैटेगरी, मतलब अच्छी कंडीशन है उन जिन कास्ट की, तो उन्हें सिर्फ बैकवर्ड क्लास में रखा जाए, और जिनकी कंडीशन थोड़ी पुअर है उन्हें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में रखा जाए, या मोर बैकवर्ड क्लास में। तो ये इसके यही फ़ायदे होंगे। तो आज के टॉपिक तो हुए जी ख़त्म, इतने टॉपिक थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके बेस्ड पे, और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे जी। तो आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? तो बोलो यस। तो ये जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर ड्रॉप मोर क्रॉप। आज ही पढ़ा जी हमने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है कौन कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, उसके अंतर्गत। सेकंड बोल रही है इट फोकसेज ऑन एनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एट फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन यूज करके ये वाटर की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है, मतलब कम वेस्ट हो वाटर, पानी कम वेस्ट हो, ख़राब कम हो, और अच्छे से यूटिलाइज हो उसका। तो इसका ये फोकस है क्या? A1 B2 ओनली, सी दोनों या दोनों गलत? बताओ जी। देखो अभी पढ़ा है ये तो जी, कंपोनेंट है जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, और ये भी सही है। माइक्रो इरिगेशन में कौन कौन से यूज होते हैं? स्प्रिंकलर हमने पढ़ा, पाइप से फाउंटेन से पानी लगाते हैं, और एक पढ़ा जी ड्रिप इरिगेशन, जो सिर्फ डायरेक्ट रूट में पानी दिया जाता है, जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे जी, सी आंसर है हमारा इसका। सेकंड क्या है जी? सेकंड हमने कल, मतलब सैटरडे के करंट अफेयर में पढ़ा था जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। ये स्काई प्रोजेक्ट है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है एन एरे ऑफ एंटीनाज स्ट्रेटजिकली डिजाइंड एंड सेटअप इन साउथ अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड। ये स्काई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या है? साउथ अफ्रीका और ग्रीनलैंड में एक एंटीनाज, बहुत सारे एंटीना इंस्टॉल किए जाएंगे, डिज़ाइन किए जाएंगे। ये एंटीना है, जैसे एंटीना डिज़ाइन किए जाएंगे। मैंने करंट अफेयर में आपको अच्छे से पढ़ाया था, ये दिखाया भी था क्या है ये। सेकंड बोल रहा है इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। जो सिकाओ का हेडक्वार्टर होगा इसका यूनाइटेड किंगडम में होगा क्या? फर्स्ट सेकंड दोनों या दोनों गलत? बताओ जी। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके एरे ऑफ एंटीनाज, मतलब बहुत सारे एंटीनाज लगाए जाएंगे। साउथ अफ्रीका तो सही है जी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में लगाए जाएंगे, ग्रीनलैंड नहीं है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, और इसका हेडक्वार्टर यूके में है जी, ये करेक्ट है। तो 2 ओनली हो जाएगा जी, बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है जी? इसके बारे में आपको स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है प्राइमरी डेफिसिट इज द सम ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जी बराबर फिजिकल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ये होता है क्या इसका मतलब? ये बताना आपको। सेकंड स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स द बर्डन ऑफ पास्ट डेट। जो पिछला कर्जा गवर्नमेंट का, उसको इंक्लूड करती है ये प्राइमरी डेफिसिट। बताओ जी कौन सा करेक्ट है? 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत? देखो जी, दोनों गलत है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। कैसे? प्राइमरी डेफिसिट होता है जी, प्राइमरी डेफिसिट होता है इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर जितना फिजिकल डेफिसिट होता है ना हमारा, फिजिकल डेफिसिट तो आपको पता होगा क्या है? टोटल बोरोइंग होती है, जितना साल में उधार लेती है गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट कर दें हम, कितना गवर्नमेंट ने कमाया है उसमें से कितना खर्चा किया है। अगर खर्चे में से हम कमाई घटा दें गवर्नमेंट की, उस साल का फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। और अगर फिजिकल डेफिसिट में तो ये फिजिकल डेफिसिट होगा, इसमें से क्या है? आईपी घटा दें, इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जितना लोन के लिए इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट उसे घटा दें, तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा।
समझे। और ये पास्ट डेट नहीं होता जी, करंट ईयर का जो होता है जी बर्डन, पास्ट मतलब पिछले साल का कुछ डेट नहीं होता, जो करंट ईयर में जो भी बर्डन है बोझ है वो होता है। ये देखो आप यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इट एक्सक्लूड बर्डन ऑफ द पास्ट डेट, पास्ट डेट के एक्सक्लूड करता है जी, बाहर निकालता है, मतलब इंक्लूड नहीं करता है। तो सोज द नेट इंक्रीज ऑफ द गवर्नमेंट इंडेटनेस ड्यू टू द करंट ईयर्स ऑफ फिजिकल ऑपरेशन, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसको इंक्लूड करता है करंट ईयर में जो फिजिकल ऑपरेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है, टैक्स बुएंसी के बारे में देना है जी आपको, स्टेटमेंट दी हुई है कुछ। क्या है कि टैक्स बुएंसी refers to the responsiveness of tax revenue growth to the changes in GDP. If there is an output growth and tax buoyancy is not commensurate, then it can imply, ये कह रहा है जी टैक्स बुएंसी बताया जी पहले क्या होता है। टैक्स बुएंसी होता है जी जितना टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है और जीडीपी जितनी चेंज हुई है, मतलब जीडीपी मान लो जी कितनी इंक्रीज हुई है हमारी, और टैक्स से हमें जो लाभ मिला है गवर्नमेंट को, टैक्स रेवेन्यू हुआ है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, तो इससे रिलेटेड होता है जी टैक्स बुएंसी, कितना जीडीपी के हिसाब से कितना टैक्स बढ़ा है। अगर इफ़ देयर इज़ एन आउटपुट ग्रोथ एंड टैक्स बुएंसी इज़ नॉट कमेंसुरेट, मान लो जीडीपी बढ़ी है जी और टैक्स नहीं बढ़ा, टैक्स बुएंसी नहीं बढ़ी, उसकी मतलब जीडीपी के हिसाब से टैक्स नहीं बढ़ा, जितनी जीडीपी बढ़ी है इतना टैक्स नहीं आया गवर्नमेंट के पास, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ये बताना आपको कि टैक्स क्यों नहीं बढ़ा, टैक्स क्यों नहीं बढ़ा, जीडीपी बढ़ी तो टैक्स क्यों नहीं बढ़ा। क्या देयर इज ए टैक्स इवेजन, क्या टैक्स इवेजन हुआ था, मतलब लोगों ने टैक्स नहीं भरा इसकी वजह से। ग्रोथ इन द नॉन टैक्स पार्ट ऑफ जीडीपी, जीडीपी में जो नॉन टैक्स पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ गया, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आया, या किसी और लोन दिया था उसका पैसा ज़्यादा आया, तो इससे पैसा आया, इसकी वजह से टैक्स बुएंसी नहीं बढ़ी। तो आपको बताना जी ए सही है बी सही है, दोनों सही है दोनों गलत है। देखो जी सी आंसर है जिसका दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। मान लो टैक्स क्यों नहीं बढ़ा गवर्नमेंट के पास, एक कारण तो हो सकता है जी लोगों ने टैक्स नहीं बढ़ा, इवेजन कर लिया टैक्स का। दूसरा कारण ये हो सकता है जी मान लो टैक्स से इस साल पैसा कम ही आया है, ज़्यादा नॉन टैक्स से आया है, समझे। नॉन टैक्स जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, या फिर किसी को गवर्नमेंट को लोन देती है, किसी और को लोन देती है गवर्नमेंट, उस पर जो इंटरेस्ट आता है गवर्नमेंट के पास वो, समझे। इसमें ये था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, जो कैपिटल रिसिप्ट से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू आता है, उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है ये बताना आपको। फर्स्ट बोल रही है जी डिसइन्वेस्टमेंट, सेकंड बोलिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, फंड्स फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स। बताओ जी कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन सा आता है ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है जी ये 1 3 2 3 4 1 4 1 2 3 4। देखो जी रेवेन्यू आता है इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स से रेवेन्यू आता है, ये ना रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में नहीं है। अगर आपको ये भी पता है ना तो आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि गलत है। बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, आंसर आएगा जो 1 और 3। जो डिसइन्वेस्टमेंट से होता है वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है जी, और जो फंड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आता है वो भी, समझे। इंटरेस्ट नहीं आता और ना ही रेवेन्यू इनकम टैक्स से जो आता है वो भी इंक्लूड नहीं होता कैपिटल रिसिप्ट में। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये पढ़ा होगा आपने इकोनॉमी में। क्वेश्चन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एनिमल डिसीज। एनिमल में जो बीमारियां होती हैं पशुओं में, उसको रोकने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट वैक्सीनेशन, बायोसिक्योरिटी, ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव। बताओ जी। देखो जी इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। वैक्सीनेशन टीका लगा के भी, बायोसिक्योरिटी से भी, ब्लड या यूरिन का एग्जामिनेशन करके भी पशुओं की बीमारी को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इज प्रोग्राम ऑफ। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किसका प्रोग्राम है ये बताना आपको। वर्ल्ड बैंक का, IUCN का, कंजर्वेशन इंटरनेशनल का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, यूनेप का। इसका आंसर है जी वर्ल्ड बैंक ए। देखो जी ये जी टाइगर को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ये वर्ल्ड बैंक का था। वर्ल्ड बैंक के साथ और किस किस ने साथ दिया और कौन कौन है जी इसमें पार्टिसिपेशन कौन कौन करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव द टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर कोलिशन। तो ये सारी कम से कम 40 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्थाएं जी जो पार्टिसिपेट करती हैं इस प्रोग्राम में। चलते हैं नेक्स्ट पे जी।
नेक्स्ट है जी फोक आर्ट दी हुई है जी एक फॉर्म, जो नाम है थुडुम बट्टम। थुडुम बट्टम ये कहाँ की आर्ट है, फोक आर्ट, ये बताना आपको कौन सी स्टेट्स की, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये है जी तमिलनाडु की, डी, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा जी, थुडुम बट्टम। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया हुआ जी बाबा गुरु नानक देव के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है जी। करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, बाबा गुरु नानक डिड नॉट बिलीव इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड सो ही विश टू एस्टेब्लिश ए न्यू रिलीजन विच ही नेम्ड सिखिज्म। जो बाबा गुरु नानक देव जी थे जी, वो हिंदुइज्म और इस्लाम में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने नया धर्म स्थापित किया जी, सिखिज्म। करेक्ट है ये बताना आपको या इनकरेक्ट है। सेकंड बोल रही, ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज, स्क्रिप्चर्स। उन्होंने इन सब को रिजेक्ट किया जी, जो सेक्रीफाइस देते हैं ना, बलिदान, जैसे पशु का बलिदान देना धर्मों में, रिचुअल बाथ्स जो रिचुअल करते हैं, रीति रिवाज, इमेज वर्शिप, मूर्ति की पूजा करते हैं ना जी, जो इमेज लगा ली एक फ़ोटो, इसकी पूजा करते हैं, तो इन सबको रिजेक्ट किया था इन्होंने। और ऑस्टेरिटीज़ मतलब कि मान लो आप, होता है ना बहुत से कि जंगलों में चले गए, पूजा पाठ कर रहे हैं कठोर अवस्था में, तो इनको भी रिजेक्ट किया था। थर्ड बोल रहा है, ही डिफाइंड 5 सिंबल। उन्होंने 5 सिंबल को डिफाइंड किया था, कौन कौन से, अनकट हेयर, कि हेयर नहीं कटवाने, बाल नहीं कटवाने, डैगर, कि आपको पास में चाकू वगैरह रखना है, पेयर ऑफ शॉर्ट्स रखने जी, कच्छा जो होता है अंडरवियर, आपको 2 जोड़ी मतलब 1 जोड़ी रखना है अपने पास, कॉम्ब, कंघा रखना है जी आपको, स्टील बैंगल, एक कड़ा होता है ना जो हाथ में पहनते हैं कलाई में कड़ा, वो होना चाहिए। तो ये 5 क्या है, एक जो सिख हैं उनके पास होना चाहिए। ये क्या बाबा गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया था क्या, बताओ जी। आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी इतना तो आपको पता होगा कि बाबा गुरु नानक देव की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ऐसी उनका टारगेट नहीं था कि न्यू रिलीजन बनाया जाए। वो तो सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए निकले थे और लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो सिखिज्म धर्म की स्थापना करने का उनका कोई इरादा नहीं था। ये बाद में उनके फॉलोअर ने, गुरु नानक देव थे, उनके जब मर गए थे, उनकी मौत के बाद, मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर ने सिखिज्म एस्टेब्लिश किया, उसका नाम दिया सिखिज्म। समझ गए, ये और धर्मों के लोग ही मिलके उन्होंने सिखिज्म बनाया था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, जहाँ पे एक है उसे काट दो, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, हमारा आंसर आ गया बी ओनली। ये थर्ड स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है जी, क्योंकि जो 5 सिंबल है बाबा गुरु नानक देव ने नहीं, बल्कि जो गुरु गोविंद देव थे ना जी, उन्होंने स्टार्ट किए थे ये 5 सिंबल। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुप्ता एज। गुप्ता एज है जी, जो गुप्ता पीरियड है, गुप्त काल से कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है जी, गुप्ता एज इज ऑफन हेल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर विच शोड एग्जाम्पलरी टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। गुप्ता एज को जी गोल्डन पीरियड कहा जाता है हमारे इंडिया में, स्वर्ण काल। और क्या है, इन्होंने सभी रिलीजन को के थ्रू, मतलब सभी रिलीजन यहाँ पे उनके प्रति, गुप्ता जो काल था, उनके राजा थे, टॉलरेंस थे, मतलब सहनशील थे, सभी रिलीजन को अधिकार था जी समान रूप से रहने का, सभी धर्मों के लोग को अधिकार था समान रूप से रहने का। सेकंड बोल रही है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ द केव्स आर इनहेंस्ड। मतलब गुप्ता पीरियड के दौरान, गुप्ता काल के दौरान जो केव्स गुफाएं थी जी, उनका जो बनना था, गुफाएं का आर्किटेक्चर था, उनमें डेवलपमेंट में इनहेंस हुआ, मतलब बढ़ गया, ज़्यादा गुफाएं बनने लगी। थर्ड बोल रही है, द फिगर्स इन द केव्स वर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग। जो फ्रेस्को पेंटिंग होता है ना, ये देखो, ये फ्रेस्को पेंटिंग है, जो फिगर केव्स में बनाए जाते हैं यूजिंग फ्रेक्सो केव्स। तो इस गुप्ता पीरियड के दौरान की फ्रेक्सो पेंटिंग यूज होती थी क्या। अब आपको बताना जी, ऑप्शन है ये 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्या है, इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडियन आर्किटेक्चर का। दूसरा, ये सभी रीजन को सभी जो रिलीजन थे, धर्म थे, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार था, टॉलरेंस था ये सभी धर्मों के प्रति, तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि केव्स इनहेंस्ड मतलब बढ़न, केव्स बनना, गुफाओं का बनना बढ़ा नहीं था, बल्कि रिमेन कांस्टेंट हो गया था जी, मतलब ना तो घटी थी ना बढ़ी, जितनी केव थी इतनी रही थी। तो ये स्टेटमेंट जहाँ जहाँ पे काट दो, ये कट गया, ए सी कट गया, डी कट गया, आंसर आ गया जी 1 3, बी आंसर आ गया आपका। जो फ्रेस्को पेंटिंग यूज़ होती थी केवों में, तो गुप्ता पीरियड के दौरान होती थी जी वो। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ जी, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप।
और शेयर कर सकते हो। शेयर करने से आपको पुण्य मिलेगा जी। जब दान करते हैं ना पुण्य मिलता है ना जी। अगर आप शेयर करोगे तो पुण्य कमा सकते हो, नहीं तो आपको पाप चढ़ेगा अगर शेयर नहीं करोगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। कल मिलते हैं, वेट करो कल के लिए।